बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ओस्पी के क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के। सबसे पहला हमारा जो प्रैक्टिकल होता है वो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहले तो सवाल आसान सा है कि आप ना डिफ़ाइन करें सेंट्रीफ्यूगेशन को। तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक मशीन होती है जिसके अंदर आप ना एक ना टेस्ट ट्यूब में फ्लूइड डालते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से उसको ना बहुत ज़्यादा ना दफ़ा घुमाता है। और क्या होता है कि हैवियर सब्सटेंसेस अलग होते हैं ना और लाइटर सब्सटेंसेस अलग। तो उन्होंने ये लिखा है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ना, यहाँ पे वाइटल लिखा हुआ है, वाइटल पोर्शन वही होता है जो कि लाइटर पोर्शन। तो लाइटर पोर्शन ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन मिक्सचर एंड सस्पेंशन फ्रॉम द हैवियर पोर्शन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ सेवरल थाउजेंड रेवोल्यूशंस इन वैक्यूम। तो सेवरल थाउजेंड रेवोल्यूशंस वो करता है जिससे आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास वो इतनी तेज़ी से घूमता है कि आपके पास सेपरेशन हो जाती है। इसको आप बाय सेंट्रीफ्यूज मशीन भी आप आगे लिख सकते हो। तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो 4 तरह की होती हैं। इसके लिए आप DMID का ना निमोनिक कर सकते हो। D से डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होती है ना, M से आपके पास माइक्रोस्कोपिक हो जाती है, I से आपके पास ना आइसोपायनिक हो जाती है और उसके बाद D से डेंसिटी ग्रेडियंट हो जाती है। उसके बाद फिर आ जाता है एजिंग। अब ये एजिंग, इसमें G के बाद E भी आएगा। एजिंग ये क्या होता है आपके पास, अभी तो हमने कहा ना सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे आपके पास सेपरेशन हो जाएगी। अब उन्होंने कहा अगर हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन को वैसे ही रख दिया है ना, अब उसको हमने वैसे ही रख दिया तो वो अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हैवियर पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता ना खुद ही नीचे सेटल डाउन होने लग जाएंगे। लंबा टाइम लेता है और प्रेसिपिटेशन पूरी कंप्लीट भी नहीं होती है, लेकिन ये इस तरह करके आपके पास ना सेपरेशन ये हो सकती है। तो इसको आप एजिंग कह देते हो। उसके बाद इसका आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप जब वो तेज़ी से घुमाते हो ना, तो आपके पास जो मोर डेंस कंपाउंड आपके पास एक ना, जब आप रेवोल्यूशंस करवा रहे हो तो बीच में एक एक्सिस बन रहा है। जो आपके पास ज़्यादा मोर डेंस कंपाउंड होते हैं वो ना आपके पास एक्सेस से अवे मूव करते जाते हैं, लो डेंस कंपाउंड जो है एक्सेस के करीब मूव कर जाते हैं। इस तरह आपके पास सेपरेशन हो जाती है। उसके बाद उसने कहा है कि कितनी आपके पास अगर यानी हमने ना इसके एप्लीकेशंस अभी अगर हम आगे पढ़ेंगे उसमें एक सीरम सेपरेशन इसकी एप्लीकेशन होती है, इसके अलावा एक यूरिन एग्जामिनेशन होती है। तो उसने कहा इसमें हम ना RPM यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट कितनी रखेंगे सेट करनी होती है हमने मशीन पर, कितनी रेवोल्यूशंस पर मिनट करनी है या फिर इसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो हमारे पास रेवोल्यूशंस पर मिनट जो होंगी 3000 होंगी और उसके बाद हम ना 3 मिनट के लिए हम 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट यानी हम 9000 रेवोल्यूशंस करवाएंगे तो उसके अंदर आपके पास सीरम सेपरेट हो जाएगा। उसके अलावा उसने कहा यूरिन एग्जामिनेशन के लिए हम कहते हैं कि 1000 से 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट रखो और 3 मिनट तक वो होती रहेंगी। तो आप देखें अगर 1000 रखें तो उस हिसाब से ना 3000 के अंदर या फिर 1500 रखेंगे तो 4500 ना के अंदर आपके पास यूरिन की एग्जामिनेशन हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगर आपने बहुत तेज़ स्पीड कर दी ना तो क्या होगा, आपके पास बहुत तेज़ स्पीड होने की वजह से जो आपके पास अंदर से ना सेल्स है ना, वो सेल्स जो होंगे उनकी शेप जो होगी वो डिस्टॉर्ट ना ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो शेप ऑफ द सेल्स जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगी तो उसकी माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन आप नहीं सही से कर पाएंगे, तो शेप ऑफ द सेल्स डिस्टॉर्ट होगी। अगर उसकी लो स्पीड हम बिल्कुल कर दें तो आपके पास जो सेडिमेंट्स बनते हैं ना, इसके अंदर ये जो सेपरेट होकर सब्सटेंसेस बना, ये जो लेयर्स बन जाती हैं इनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्स है ना, ये आपके पास नहीं, आपके पास सेडिमेंट्स विल नॉट फॉर्म, सही से नहीं बन पाएंगे। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ब्लड प्लाज्मा और सीरम के अंदर डिफरेंस, तो ब्लड जो होता है आपको पता है कि RBCs WBCs ये सारे सेल्स जो है इनका, और प्लाज्मा जो कि आपका क्लियर ना फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड और ये जो सेल्स है मिल के ब्लड बनाते हैं। तो इसके अंदर से अब आपका जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा है ना, तो वही लिखा है फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड जो होगा वो प्लाज्मा होगा। इसके अंदर आपका फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन क्यों होता है, कहीं पे आपके पास अगर ना फौरी तौर पे कहीं से वेस्कुलर इंजरी हो जाए, कहीं पे ना वेसल हट जाए, तो आपको जो ये खून के अंदर ये फाइब्रिनोजन है नहीं, ये फौरी से वहाँ पे ना प्लग बना के ना उसको फाइब्रिन क्लॉट बना के क्लॉटिंग करवा देता है। तो ये क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम ना ब्लड को लें उसको कम्प्लीटली क्लॉट करवा देना इस फाइब्रिनोजन से, सारा फाइब्रिनोजन ना यूज़ आउट हो जाता है और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। तो अब जो बाकी जो क्लियर फ्लूइड रह जाता है ना, उसको हम सीरम कहते हैं। तो क्लियर पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड विदाउट फाइब्रिनोजन, इसको हम क्या कह देते हैं, सीरम कह देते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या होंगी आपके पास, अगर हमने प्लाज्मा की सेपरेशन करनी होगी वो हमारी एक क्लिनिकल एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन की हो जाएगी। सीरम की सेपरेशन करनी होगी या सीरम को कलेक्ट करना होगा तो वो आपके पास अपना वो आपके पास ही क्लिनिकल। तीसरा यूरिनरी एग्जामिनेशन, क्या आपने प्रिपरेशन ऑफ यूरिनरी सेडिमेंट्स बनाने होंगे और उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी होगी। पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपके पास ना अपने सेंट्रीफ्यूज मशीन को ना एक लेवल्ड सरफेस के ऊपर रखना होता है। उसके बाद आपने जो उसका ना स्पीड ऑफ द नॉब होती है ना, जो बिल्कुल स्पीड ना, क्योंकि अगर आपने अभी और उसके बाद पहला स्टेप तो आपका ये था ना आपका कि आपने उस लेवल्ड सरफेस पे रखा, उसके बाद आप उसका ना स्विच ऑन भी तो करेंगे। ये तो बेसिक स्टेप्स हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपने अब स्पीड ऑफ द नॉब जो है ना उसे लोएस्ट पोजीशन पे ले आना है, क्योंकि वगरना तो आप अभी रख ही रहे होंगे तो फौरी तौर पे ना उसकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप
आपने स्पीड को अभी लोवेस्ट पे ले आना है। उसके बाद आपने टाइमर नॉब जो है उसको भी 0 पे लेकर आना है, और उसके बाद फिर आपके पास आपने उस मशीन को ना स्विच ऑफ करना है। उसके बाद फिर अब मैंने सारा बताया है ना, उसके अंदर मैंने ये बताना चाहा है कि आपने मशीन को लेवल सरफेस पे रखा। लेवल सरफेस पे रखने के बाद आपने क्या किया, उसका जो नॉब था ना उस स्पीड वाला उसको लोएस्ट पोजीशन पे लेकर आए, टाइमर जो था उसको 0 पर लेकर आए। उसके बाद आपने जो मशीन थी उसको स्विच ऑफ किया पहले। उसके बाद आप अंदर रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको पता है आप वो जो सैंपल रखेंगे वो उसमें रखेंगे। फिर आप उसके ना रेवोल्यूशन वाली स्पीड को करेंगे आप ना एक सेट, उसके बाद उसकी टाइम को सेट करेंगे, फिर आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपकी वो चल पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा यूँ हो जाता है। खैर अब आगे उसने कहा प्रिकॉशंस क्या होंगे, आपने डिस्पोजेबल ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा आपने टेस्ट ट्यूब के ऊपर कैप लगा के रखनी है, नहीं तो जब वो रेवोल्यूशन होंगी घूमेगी तो आपके पास वो सैंपल जो है वो ऊपर की तरफ कहीं छलांग मार के बाहर ना निकल आए। इसके अलावा आपके पास ना उसने कहा है कि जब आपने ना सेडिमेंट को ट्रांसफ़र करना है ना, तो आपने ना जो प्लास्टिक बल्ब सकर्स होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, उनको यूज़ करना है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया।